नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपनी लाइन नहीं बदलते। वो दरअसल चुनावी नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी की लाइन 2009 में जो थी वही लाइन 2023 में थी। नरेंद्र मोदी की जो लाइन मुख्यमंत्री के वक्त थी वही लाइन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रही। नरेंद्र मोदी ने अगर 2009 में कहा था कि मैं पाकिस्तान को घर में घुसकर मारूंगा, तो मोदी ने 2019 में पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। और उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी का नंबर लगाते रहे, बार बार फोन मिलाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मोदी ने बात नहीं की, क्योंकि मोदी ने तय किया था कि पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान अगर पुलवामा करेगा तो भुगतेगा, फोन पर बात नहीं होगी। फिर पाकिस्तान के सामने 9 मिसाइलें लगाई जाएंगी और पाकिस्तान को सरेंडर कराया जाएगा। मोदी विरोधी खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत ज्यादा चीन, पाकिस्तान की फाइल खोल रहे हैं। इनको नरेंद्र मोदी के बारे में एक नया खुलासा हुआ है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में भारत के उस वक्त के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने उस रात का जिक्र किया है जिसे कत्ल की रात कहा जाता है। उस रात में कई राज थे, सारे राज का खुलासा इस रिपोर्ट में करते हैं। मोदी की एक बात, कत्ल की रात, इन 3 शब्दों से पूरा पाकिस्तान डर गया। ऐसा क्या हुआ? खबरदार पाकिस्तान, खबरदार पाकिस्तान। हमारा पायलट ने जो एक खरोच पणावी, ये रात कतलनी रात थी, ये रात कतलनी रात थी, ये रात कतलनी रात थी। मोदी न डरते हैं, मोदी न झुकते हैं। मोदी जो ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं। मोदी जो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1777 दिन बाद, 42,640 घंटे बाद, 25,88,430 मिनटों के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री की डिसीजन मेकिंग पर, मोदी की दृढ़ प्रतिज्ञा पर एक ऐसा खुलासा है जो 24 की दशा और दिशा तय कर देगा। आधी रात को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किसको फोन मिलाया था? इमरान ने फोन पर गिड़गिड़ाते हुए क्या बताया था? 27 फरवरी 2019 की उस रात को खुद मोदी ने कत्ल की रात क्यों बताया था? इमरान को मोदी ने क्या मैसेज भिजवाया था? इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि 5 साल पहले की वो रात कत्ल की रात क्यों थी? मोदी ने किस चीज से इनकार किया था? इमरान की मिडनाइट कॉल किसे गई थी? ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कोई 3 शब्द टॉप ट्रेंडिंग है तो वो यही है, कत्ल की रात। लोग जानना चाहते हैं कि कत्ल की रात की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसकी मिनट टू मिनट डिटेल क्या है। ट्विटर पर जाकर देख लीजिए, एक ही खबर सबकी टाइमलाइन पर है। क्या राइट विंग, क्या लेफ्ट विंग, क्या मोदी समर्थक, क्या मोदी के विरोधी, हर जगह हर प्रोफाइल पर बस 27 फरवरी 2019 की कत्ल की रात का जिक्र है। आधी रात में इमरान खान के उस एक फोन कॉल का ही जिक्र है। अमेरिका में बैठा पाकिस्तानी लिख रहा है, कत्ल की रात के अलावा भी बहुत कुछ था, मोदी ने कुछ ऐसा किया था। दूसरा पाकिस्तानी लिख रहा है, इमरान इतने डर गए थे कि मोदी से हाथ मिलाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। आखिरकार 27 फरवरी 2019 की आधी रात को मोदी ने ऐसा क्या किया था कि इमरान खान पैनिक में आ गए थे? पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के लिए मोदी ने किस चीज की तैनाती कर दी थी जिससे इमरान ही नहीं, पाकिस्तानी फौज भी थर थर कांपने लगी थी? 5 साल बाद अब जाकर इस रहस्य से पर्दा उठा है। 27 फरवरी 2019 की कत्ल वाली उस रात का जिक्र इस किताब में हुआ है जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यह किताब उन अजय बिसारिया ने लिखी है जिन्होंने उस रात को इमरान खान का फोन पिक किया था और उस वक्त वो पाकिस्तान में ही मौजूद थे। अजय बिसारिया उस वक्त पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर हुआ करते थे। उन्हें इमरान ने कैसे फोन किया, कितने बजे फोन किया, क्यों फोन किया, यह समझने के लिए आपको
फ्लैशबैक की कुछ तस्वीरें याद करनी होंगी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, जो अभी ग्रुप कैप्टन हैं, उनकी 5 साल पुरानी इन तस्वीरों को हिंदुस्तान आज भी नहीं भूला है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी F-16 का पीछा किया, तब उनका एयरक्राफ्ट डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तानी F-16 से दागी गई मिसाइल की वजह से पीओके में क्रैश कर गया। उन्होंने खुद को इजेक्ट तो कर दिया, लेकिन पीओके में पाकिस्तानी फौज के चंगुल में वो फंस गए। तब तक दिल्ली में मोदी ने अपना पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था, सबको काम पर लगा दिया था। पाकिस्तान के चंगुल में फंसे अपने पायलट को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए मोदी बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके थे। और इसी का खुलासा अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी थी, किसी भी वक्त फायर हो सकता था। और हिंदुस्तानी मिसाइलों से घबराए पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को आधी रात में फोन किया था। बिसारिया के मुताबिक 27 फरवरी 2019 की आधी रात को भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन हाई कमिश्नर सोहेल महमूद, जो उस रात इस्लामाबाद में ही थे, उन्होंने बिसारिया को फोन किया। सोहेल महमूद ने उनसे कहा कि इमरान खान जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं। इसके बाद अजय बिसारिया ने दिल्ली फोन लगाया और फिर वापस सोहेल महमूद से बात की। तब अजय बिसारिया ने पाकिस्तानी अधिकारी को कहा कि मोदी इस समय उपलब्ध नहीं है और अगर कोई अर्जेंट मैसेज है तो वो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर को दे दिया जाए। मगर इसके बाद अजय बिसारिया को सोहेल महमूद का कोई फोन नहीं आया। हम उसको कल और इस बात की पुष्टि खुद इमरान खान ने अगले दिन की, जब उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि मैंने मोदी से बात करने की कोशिश की, मगर मोदी ने फोन नहीं उठाया। जो सिचुएशन आज है, हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। पाकिस्तान में मोदी के खौफ और कत्ल की रात वाली ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजय बिसारिया की किताब के अगले चैप्टर में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे उस वक्त पाकिस्तान की घिग्गी बंद गई थी। अजय बिसारिया के मुताबिक सच तो यह था कि पाकिस्तान भारत से डर गया था। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के भारत और पाकिस्तान में मौजूद राजदूतों ने पाकिस्तान को सतर्क किया था। विदेशी राजदूतों ने पाकिस्तान को समझाया था कि भारत अपने सैनिक को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को इतना खतरा महसूस होने लगा था कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया, बल्कि पुलवामा के आरोपियों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन देने को तैयार हो गया था। और इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों से 3 बार मुलाकात भी की थी। भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें तान दी गई थी। हालांकि बिसारिया की किताब के मुताबिक पश्चिमी देशों के राजदूतों से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जांजुआ ने अपनी फौज की तरफ से भेजा गया एक मैसेज पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तानी हुई हैं। अजय बिसारिया की किताब में लिखी गई बातों से यह चीज तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों के नियम खुद मोदी तय करते हैं और मोदी का यह नियम आज तक टूटा नहीं है। मोदी ने खुद इंडिया टीवी के कार्यक्रम सलाम इंडिया में कत्ल की उस रात को लेकर क्या कहा था, मिनट टू मिनट का क्या अपडेट दिया था, अब आपको ये दिखाते हैं। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने।
मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ। आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। वो अगर अध्ययन करते तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा, लेकिन ये मेहनत नहीं करते। हमारे पायलट जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई 28 तारीख को, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया। तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। और इसलिए उनको लगा कि कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते मामला बदल गया, उनकी बाजी उलझ गई। सख्त फैसले लेने और उससे पीछे न हटने की यही फिलॉसफी नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग करती है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर चीन से निपटना है, पाकिस्तान से निपटना है, तो काम मोदी ही कर सकते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर मोदी की लाइन बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री नो निगोशिएशंस वाली थ्योरी पर ही चलते हैं। इसीलिए तो जब दुनिया के 23 देशों के लोगों से पूछा जाता है कि क्या भारत एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है, तो जवाब हां में आता है। जापान, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के 45% से ज्यादा लोगों को लगता है कि मोदी एक ताकतवर लीडर हैं। 68% हिंदुस्तानियों को भी लगता है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस के पैमाने पर भारत बहुत मजबूत हो चुका है। ORF के एक सर्वे के मुताबिक भारत के 51% लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी के पैमाने पर भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव है। भारत के 73% लोगों को लगता है कि गलवान के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान ने चीन को अच्छा सबक सिखाया है, कड़ा रवैया अपनाया है। 76% लोगों की राय में
भारत की विदेश नीति 10 साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। भारत को लेकर दुनिया का बदलता रवैया, एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को लेकर भारत के लोगों की सोच, ये सब कुछ मोदी के 10 साल में ही दिखा है। क्योंकि अब सबको पता है, आज के भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो ये नया भारत उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका लीडर मोदी है, जो टफ फैसले भी लेते हैं और दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं। इसीलिए 2024 में जब अचानक से 19 वाली कत्ल की रात की खबर आती है तो पूरा देश उस पर चर्चा करने लगता है। ये ढूंढने लगता है कि मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया कैसे, सारी हेकड़ी निकाली कैसे। मोदी में और मोदी के पहले हुए दूसरे प्रधानमंत्रियों में यही फर्क है। मोदी आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, जबकि मोदी से पहले विपक्ष के दूसरे प्रधानमंत्री हमला होने के बाद इधर उधर फोन घुमाते ही रहते थे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, अटैक करना है, चुप नहीं रहना है, घर में घुसकर मारना है। मोदी की ये वाली सोच आज की नहीं है, वो सालों से इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि दूसरे हमेशा सरेंडर करते ही दिखे हैं। मुंबई हमलों के बाद उस वक्त की सरकार का क्या रिएक्शन था, इसी से जुड़ा एक किस्सा मोदी ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में भी सुनाया था। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार तो ये कह रही कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है, तो हमारा तो पूरा राज्य उनके टच में है और हम उनके कारनामों को जानते हैं और जानना भी चाहिए। कोई ऐसा स्टेट होगा क्या कि दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी जानकारी न रखे? ऐसा हो सकता है क्या कोई देश? वो दिल्ली वाले हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। हम तो जागेंगे, बराबर ध्यान रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इन दिनों आतंकवाद के खिलाफ एक मन बनाकर लड़ा जाए, इसलिए मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल बनाना बहुत आवश्यक है, मैं साफ मानता हूं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो आप करते हैं जब आप इलेक्शन के लिए स्पीचेस देते हैं, जब आप पब्लिक मीटिंग्स करते हैं। आप कहते हैं कि उग्रवादियों पर अगर नकेल कसनी है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। वो तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं, राजनीति थोड़ी है। आतंकवाद को खत्म करना है कि नहीं करना है भाई? सब बोल रहे हैं आतंकवाद को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए जो कर सकते हैं उसको काम दो। पूरा देश को कहना चाहिए नहीं, कहा राजनीति थोड़ी है। लेकिन आतंकवाद को तो आपने एक ये राष्ट्र नीति है, ये राजनीति नहीं है भैया। राष्ट्र की हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए और ये करना चाहिए। जो नहीं करते उनको पूछो कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति के खातिर आतंकवाद को ये पनपा के क्यों देते हो? भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके राज्य में आतंकवादी हमले न हुए हों? गुजरात में आतंकवादी आए, उनको समझ आ गया कि गुजरात जाने का क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। 21 दिन के अंदर हर एक को खोल करके रख दिया, चमड़ी उधेड़ करके रख दी और उनके आकाओं को पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान में केरल से लेकर के कश्मीर तक हर राज्यों से उनके जितने आका थे वो पकड़ लिए। और गुजरात में आतंकवाद की घटना घटी, उसका नतीजा ये हुआ कि देश की सब सरकारों को 5 साल से आतंकवादी घटनाएं घटती थी, लेकिन वो किसी को पकड़ते नहीं थे।
गुजरात में पकड़ने के बाद उनको पकड़ने के लिए जाना पड़ा और उसके बाद देश भर में पकड़ने की बात शुरू हुई। तो गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और सिमी के पूरे नेटवर्क को, उनके सारे आकाओं को पकड़ कर रख दिया हमने। तो देश की बहुत बड़ी भलाई का काम किया गुजरात ने। मोदी जब कुछ ठान लेते हैं तो वो उसे कैसे पूरा करके रहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बस कुछ दिन पहले ही दिखा है, जब 4 जनवरी को सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। मोदी ने तुरंत रेस्क्यू टीम को एक्टिव कर दिया। भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को रवाना कर दिया। नेवी कमांडोज ने 24 घंटे के भीतर एक्शन लेके हाईजैकर्स को भागने पर मजबूर कर दिया और जहाज में फंसे हिंदुस्तानियों को भी बचा लिया। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे, जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। 2014 से पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत में यही फर्क है। मोदी की लीडरशिप में यह भारत रिस्क भी लेता है और दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब भी देता है। और जब जब ऐसा होता है तो दुश्मन देश का पूर्व प्रधानमंत्री आधी रात में सारे कामधाम छोड़कर कंपाते हुए हाथों से मोदी को फोन मिलाता है, मगर मोदी उसे भाव तक नहीं देते और एक ही क्लियर मैसेज देते हैं, जो भारत का बुरा करने की सोचेगा वो नहीं बचेगा, खत्म होकर रहेगा।